हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग स्टूडेंट हैं DU SOL रेगुलर या फिर इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी के। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं UP PCS, MP PCS और अन्य स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखें, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय जब होता है तो इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है और ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया में एक है सिर्फ। ठीक है, कहाँ पर है तो याद रखें न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। लेकिन अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो होता है हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है 2 स्टेट और 3 स्टेट या फिर 4 स्टेट का जो है एक एक न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, यानी कि एक हाई कोर्ट के अंतर्गत ही 3 से 4 राज्य भी आते हैं। तो उच्च न्यायालय हो गया हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय हो गया सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है या कहें कि स्थापना है वो की गई थी 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय जो है वो किसका रूप है तो याद रखें ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का। जिस प्रकार भारत में सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल होती है। ठीक है, प्रीवी काउंसिल होती है। ओके, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कि उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 5 यानी कि पार्ट 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया आदि का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, उसका न्यायाधीश कैसे चुना जाएगा और क्या क्या उसका न्याय क्षेत्र का दायरा रहेगा इत्यादि, ये सब इसमें बताया गया। आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, 124 से 147 तक। और संविधान के कौन से पार्ट में तो पार्ट 5 में। ओके, तो अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं, यानी कि जो वकील होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं, तो मूलतः अगर हम बात करें यानी कि जब सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था या उच्च न्यायालय पहली बार बनाया गया था जब, तो उस समय न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल था। तो हम कह सकते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ये संख्या 31 नहीं, अभी कुछ ही समय पहले ये सदस्य संख्या जो है अब 33 कर दी गई है, 33। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है, 33 है। और अगर पूछा जाए कि कितनी और बढ़ाई जा सकती है तो याद रखें 34 हो सकती है। 33 से 34 के बीच में ही जो है न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती है। और हमेशा ये बदलते रहते हैं न्यायाधीशों की संख्या, कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमेशा से देखा गया है कि ये संख्या हमेशा से बढ़ते आई है। तो अगर आपसे पूछता है कि उच्चतम न्यायालय में मूलतः का मतलब ये है कि पहले कितने मुख्य न्यायाधीश थे या न्यायाधीश थे, तो संख्या होगी आपकी, आंसर होगा आपका 8। ठीक है, और वर्तमान में पूछे तो 33 न्यायाधीश जो हैं वो उच्चतम न्यायालय में होते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बारे में, उसकी अहर्ताएँ क्या होती हैं और शपथ प्रतिज्ञा यानी कि उसको शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है एक न्यायाधीश का और उसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का या हम कहें कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, हेड जज होता है, जिसे हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, शॉर्ट में। तो अगर हम बात करें भारत के पहले CJI कौन थे तो याद रखें HJ कानिया, हीरा लाल कानिया। HJ कानिया जो है
ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय जो है वो है शरद अरविंद बोबड़े। याद रखिए, शरद अरविंद बोबड़े जो है इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। बात करते हैं योग्यता पर, क्या हर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है? तो मैं बता दूं कि बिल्कुल नहीं। न्यायाधीश की लिए जो योग्यता चाहिए होती है वो जो है काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैं बता दूं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को की नियुक्ति जो है, ठीक है, नियुक्ति की मैं पहले बात कर लेता हूं। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है किसको? न्यायाधीश को। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और ये कार्य जो है वो अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही करता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति किसी को जो है मुख्य न्यायाधीश बना रहा है तो राष्ट्रपति को पहले जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनसे पहले सलाह लेनी होती है। साथ ही साथ कई ऐसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है और वहाँ के भी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेनी होती है, तभी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो हम बात कर ली न्यायाधीश के बारे में कि न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, ठीक है। योग्यता भी थोड़ी बड़ी है तो मैं भी आपको बताता हूँ। और नियुक्ति के लिए क्या तरीका है? तरीके में हमेशा से देखिए बदलाव करने की सरकार हमेशा प्रयास करती रही है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र संस्था है और हमारा संविधान जो है उसमें ये तय किया गया है कि न्यायपालिका जो होगी वो अपने कार्य जो है स्वतंत्र रूप से करेगी, लेकिन जो विधायिका है, कार्यपालिका है, वो उसके कार्य में हस्तक्षेप करती रहती है। जैसे कि अभी हाल ही में एक जो है विवाद हो गया था न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के, ठीक है ना, जिसके लिए एक कमीशन बैठाने की बात की गई थी जिसका नाम था NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको काम सौंप दिया गया था कि ये जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और पहले जो था वो कॉलेजियम प्रणाली जो है अपनाई जाती थी, कॉलेजियम प्रणाली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है पहले सबसे पूछेगा तब जाके जो है स्थापना मतलब मुख्य न्यायाधीश को चुना जाएगा। पहले इस सिस्टम से जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता था, लेकिन सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त किया ताकि उच्चतम जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको ये कमीशन चुनेगा। लेकिन वर्तमान में इसके तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं चुना जाता है। अभी भी कॉलेजियन प्रणाली जो है वो प्रचलन में है, ठीक है, ओके। अब योग्यताएं में शपथ की बात कर लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो याद रखें, जिस प्रकार नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ठीक उसी प्रकार से शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ठीक है। और अच्छा, कार्यकाल छूट गया। कार्यकाल के बारे में बता दूं मैं कि हालांकि भारतीय संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो होगा वो इतना होगा, लेकिन फिर भी 65 वर्ष आयु और 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया जाता है, ठीक है। 65 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की और 5 साल के लिए जो है वो मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि 5 साल से ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी 5 साल से कम में भी जो है व्यक्ति पद से हटा दिया जाता है। जो इनमें से पहले हो जाए उसी के तहत व्यक्ति को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा कार्यकाल के बारे में जो मैंने आपको बताया। और एक और तरीका है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। शपथ मैंने बता दिया। अर्हता की बात कर लेते हैं। क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं एक न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की? तो मैं बता दूं, पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, भारत का नागरिक उसे होना चाहिए। और दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम, याद रखें, कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। यानी हाई कोर्ट में वो कम से कम 5 साल तक जो है वो न्यायाधीश होना चाहिए। और मैं बता दूं, या फिर उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिला करके 10 वर्ष तक उसने वकील रहा हो या वकालत की हो उसने,
ठीक है ना, वकालत की उसने या वकील रहा हो 10 वर्ष तक, ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस जो है वो मांगा जाता है। और कुछ योग्यताएं होती हैं डिग्री वगैरह, जैसे LLB MLLB वगैरह वगैरह। तो बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो मैं नीचे से आपको समझाया ताकि आप अच्छे समझ सकें। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कार्यकाल 65 वर्ष और 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये तय नहीं है। और नियुक्ति में ही मैंने आपको कॉलेजियम सिस्टम बता दिया। कॉलेजियम सिस्टम में राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेता है, तब जाके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और सरकार इसमें NJAC लेके आ रही थी ये कमीशन, लेकिन इसका भी इस समय विरोध किया गया और ये रोक दिया गया है। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति दिलाता है। और योग्यता की बात मैंने बता दी आपको कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल तक वकालत मतलब जज रह चुका हो, या फिर किसी अन्य न्यायालयों को मिलाकर 10 वर्ष का जो है उसे अनुभव होना चाहिए वकील का। और एक चीज़ और, राष्ट्रपति की नज़रों में ना वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जाता हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप कॉपी में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जो न्यायपालिका होगी, यानी जो उच्चतम न्यायालय होगा, वो अपना जो कार्य स्वतंत्र रूप से करेगा। और स्वतंत्र रूप से कैसे करेगा, उसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, नियुक्ति का तरीका। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करने का तरीका काफ़ी अलग होता है, और यही कारण है कि जो उच्च न्यायालय अपनी कार्य जो है, अपना जो कार्य है वो स्वतंत्रता से करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है वो न्यायिक यानी कि अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर जो है कटौती करता है, सलाह पर ही नियुक्ति करता है, ठीक है। तो नियुक्ति का तरीका हम कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए भी ये लोग जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता। कार्यकाल की भी सुरक्षा रहती है, इसलिए भी सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ये दोनों एक ही है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, और उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, कार्यकाल की सुरक्षा मैंने बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, और कोई भी उस पर जो है किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है, ठीक उसी प्रकार से पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी तय की गई है। ओके, निश्चित सेवा शर्तें के तहत मैं बता दूं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, अवकाश और विशेष अधिकार और पेंशन का निर्धारण जो है वो समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। इन्हें उनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है संचित निधि से व्यय। संचित निधि से व्यय का मतलब ये हो गया, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा उसका वेतन एवं कार्यालयीन व्यय जो होता है, और भत्ता जो होता है, पेंशन जो होता है, वो प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होता है। संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को किसी प्रकार का भत्ता वगैरह देना होता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के मतदान की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालिका से पृथक। कार्यपालिका से पृथक का मतलब ये है कि जो संविधान है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो न्यायपालिका होगी वो अपना कार्य जो है वो कार्यपालिका से भिन्न होकर स्वतंत्र होकर करेगी। कार्यपालिका का कार्य अलग कर रखा है और यहाँ पर न्यायपालिका का कार्य अलग कर रखा है, और एक दूसरे के कार्य में कोई भी जो है ये जो अंग है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन सभी कारणों से जो है उच्चतम न्यायालय अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है, ठीक है। ओके, तो ये तो था वीडियो, और अगला जो वीडियो होगा वो मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के ऊपर बनाऊंगा। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो ज़रूर आप देखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।